इन्वेस्ट फाइनेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे ईएमएस आईपीओ के बारे में, जिसमें कि वही घिसी-पिटी जीएमपी और सिर्फ डेट्स वगैरह की जानकारी नहीं होगी, बल्कि शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग गेंस और लॉन्ग टर्म की भी कंपैरिजन होगी। और साथ ही साथ दो कंपनी ने ब्लॉक लिस्ट कर दिया था पास्ट में, उस सारे डेटास पे बात करेंगे जिस पे अब तक यूट्यूब पे बात नहीं हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ईएमएस जो है वो ईपीसी यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का काम करती है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और वाटर एंड वेस्ट वाटर का कलेक्शन करती है, उसकी ट्रीटमेंट करती है और उसको बाद में डिस्पोजल भी करती है। और इनको कॉन्ट्रैक्ट्स जो मिलते हैं वो गवर्नमेंट बॉडीज़ से मिलते हैं, जिसमें कि ये तीन काम के अलावा इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन और रोड वर्क्स का भी काम शामिल है। तो 8 से 12 तारीख तक आईपीओ ओपन रहेगा। और प्राइस बैंड की बात करें तो 200 से लेके 211, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है 211, क्योंकि आजकल जो आईपीओज़ होते हैं वो ओवर सब्सक्राइब हो ही जाते हैं। तो 211 का प्राइस बैंड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और मेन इश्यू साइज़ की बात करें तो 321 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इश्यू यानी कि 146 करोड़ जो कि कंपनी के काम में आने वाला है वो है 146 करोड़ का। और ऑफ़र फॉर सेल यानी कि ये पैसा जो है 175 करोड़ का वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाएगा। और दोस्तों इस बात को नोट कीजिएगा कि मार्केट कैप जो है वो 1171 करोड़ का, यानी कि स्मॉल कैप कंपनी होगी लिस्टिंग के बाद। और साथ ही साथ वैल्यूएशंस जो है वो 11 के पीई पे ट्रेड करेगी। तो उस वजह से लिस्टिंग गेंस के लिए स्कोप छोड़ा है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि फ्रेश इश्यू जो है वो 50% से कम है, जो कि एक तरह से देखने जाए तो अभी के टाइम पे प्रमोटर्स की होल्डिंग 90% से ज़्यादा है, जो कि 3 सालों के अंदर अंदर 75% करने की होती है, जो कि इसमें 175 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। उस वजह से ऑलरेडी 75% से कम हो जाएगा। तो आगे आने वाले सालों में एज सच कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों वाटर सप्लाई का तो काम होता ही है, लेकिन साथ ही साथ वाटर सप्लाई की स्कीम्स के साथ साथ सीवेज सप्लाई जो होता है उसकी ट्रीटमेंट भी करी जाती है। और ऑपरेशन और मेंटेनेंस जो है ना, उस वजह से कंटिन्यूस रेवेन्यू इनको मिलता जाता है। और उस रेवेन्यू 538 करोड़ का है, उसमें से सबसे ज़्यादा यूपी में से ऑलमोस्ट 49% का आता है और बाकी का राजस्थान, बिहार और उत्तराखंड से। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए ऑर्डर बुक को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की बात करें तो 1745 करोड़ और दूसरा 99 करोड़ के प्रोजेक्ट्स, यानी कि ये टोटल जो वैल्यू है उतना आगे आने वाले सालों में रेवेन्यू मिल सकता है, जो कि ये अमाउंट बनकर आती है अभी के एग्जिस्टिंग रेवेन्यू के 3.3 टाइम्स के करीब। तो ये डेटा लॉन्ग टर्म वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि 2023 से लेके 25 तक में एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दोस्तों इनके सेक्टर की डिमांड को जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रूरल एरिया जो है वो 65% है इंडिया में, और बाकी का 35% जो है वो अर्बन एरिया है। तो 2050 तक 1450 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ वाटर विल बी रिक्वायर्ड, जिसमें से 75% एग्रीकल्चर में और 7% ड्रिंकिंग वाटर में यूज़ लिया जाएगा। और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की माने तो 3960 करोड़ लीटर दिन का यूज़ होता है रूरल एरियाज़ में, लेकिन अर्बन एरियाज़ में बात करें तो ये डेटा ऑलमोस्ट डबल है। तो वाटर सप्लाई की बात करें तो वो इरिगेशन में तो यूज़ होगा ही, साथ ही साथ अब क्योंकि लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स में बढ़ोतरी हो रही है और रूरल एरियाज से अर्बन में जा रहे हैं, तो सीवेज ट्रीटमेंट और उन सब की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। और ये स्कीम्स आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के देख ही सकते हैं कि नेहरू रिन्यूअल मिशन, अटल मिशन, नमामि गंगे प्रोग्राम और स्वच्छ भारत मिशन। तो दोस्तों ये सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा है जो कि फ्यूचर आउटलुक को दर्शाता है। तो ये जो डेटा है वो सीवेज जनरेशन का है, यानी कि गंदगी वाला पानी कितना बन रहा है। और उसमें से ये दूसरा वाला जो है वो है कि ट्रीटमेंट प्लांट्स कितने अवेलेबल हैं। तो ये कंपैरिजन देखने जाए तो 28% जो सीवेज जनरेशन होता है वो तो ट्रीट हो जाता है, लेकिन 72% वेस्ट वाटर है वो अनट्रीटेड रहता है। और इसमें ही स्कोप है। और आप अगर देखें तो ये बड़े बड़े सिटीज़ है उसमें तो ये गैप 67% की है, लेकिन जो छोटे छोटे टाउन्स है 1-2 लाख के या उससे भी कम पॉपुलेशन के, यानी कि रूरल एरियाज़, उसमें 95% की गैप है। यानी कि अगर 100%
सीवेज का प्रोडक्शन होता है तो उसमें से सिर्फ 5% की ट्रीटमेंट होती है और 95% का जो है वो स्कोप बची है, क्योंकि गवर्नमेंट भी जो है वो उसी को प्रायोरिटीज़ दे रही है कि स्वच्छ भारत मिशन और गंगा रिवर वगैरह जो पॉल्यूट हो रही है उसको घटाया जाए। तो अब दोस्तों ईएमएस की पीयर कंपैरिजन को भी देख लेते हैं। तो एक है टीए वागबाग कर वीए टेक करके कंपनी है, दूसरी है JWIL। तो ये वाली तो कंपनी लिस्टेड है नहीं, तो वाबेक की कंपैरिजन देख लेते हैं। तो मार्केट कैप जो है वो ईएमएस का है 1172 करोड़ का और इसका है ऑलमोस्ट 2.5-3 गुना के करीब। रेवेन्यू जो है वो भी 5 से 6 गुना है, लेकिन मेन बात जो है वो मार्जिन्स की आती है। तो इसका 10.5% है, लेकिन ईएमएस का 27% का मार्जिन है, जो कि बहुत ही अच्छा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो भी 1.5% के सामने 20.2% के मार्जिन्स है। ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 10वें भाग की है, लेकिन ROCE और ROE जो है वो ईएमएस का अच्छा है। और वैल्यूएशंस की बात करें तो 31 जुलाई तक के डेटा की बात करें तो इसकी वैल्यूएशंस 92 पर है। और ईएमएस जो कि लिस्ट होने जा रहा है 211 की प्राइस पे अगर बात करें तो 11 का प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल है, जिस वजह से लिस्टिंग गेन्स का स्कोप बचा है। तो दोस्तों आईपीओ से पहले प्रोमोटर्स की होल्डिंग 97% है, जो कि आईपीओ के बाद 70% के करीब हो जाएगी। तो कंपलसरी 75% के कम लाना होता है, वो वाली दिक्कतें आगे आने वाले सालों में नहीं रहेगी। और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की बात करें तो 50% इश्यू इनके लिए रखा गया है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर जिसमें कि आते हैं स्मॉल HNI और बिग HNI, उसमें 15% और हमारे जैसे रिटेलर्स के लिए 35% का कोटा रखा गया है, जो कि न्यू आईपीओ रूल्स चेंज के बाद है, क्योंकि पहले 10% के करीब था, जो कि अभी थोड़ा सा बढ़कर 35% है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों 2 रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला है कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स सबसे ज़्यादा मिलते हैं और इनकी डिपेंडेंसी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे है। और इनमें जो बिडिंग प्रोसेस होती है वो कॉम्पिटिटिव होती है, यानी कि आसान भाषा में समझे तो 100 रुपीज़ का काम जो है वो इन्होंने डाला 120 रुपीज़ पे, तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि कोई सीधा डाल देगा 160 रुपीज़ पे, 170 रुपीज़ पे। तो कॉम्पिटिटिव बिडिंग की वजह से आसपास में ही रहता है कि 125 हो गया, 118 हो गया, तो इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन्स नहीं मिलता है प्राइवेट प्रोजेक्ट की तरह। और दूसरी बात करें तो वो है कि 2 गवर्नमेंट बॉडीज़ ने इनको पहले ब्लैक लिस्ट कर दिया था, जिसका पहला रीज़न था इनएडिक्वेसी ऑफ द सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। तो लेबर्स जो होते हैं उनके लिए ये सब मेजर्स प्रोवाइड नहीं करे थे और 5 लेबर्स की डेथ हो चुकी थी। दूसरा रीज़न था कि ये जो बिड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं उसमें इन्होंने कुछ रॉन्ग डेटा फिलअप करे थे और इस वजह से मैनेजमेंट पे सवाल उठ। तो दोस्तों ये डेटा अगर हाथ में ना आया होता तो मैं ओनली लिस्टिंग गेन्स की बात नहीं करता और लॉन्ग टर्म के लिए भी इनके ट्रैक रिकॉर्ड और रीजनेबल वैल्यूएशंस की वजह से होल्ड करने की सलाह देता, लेकिन इस रीज़न की वजह से अभी के लिए तो शॉर्ट टर्म के लिस्टिंग गेन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फाइनेंशियल का डेटा देखें तो एसेट्स जो है वो 300 से 600 हो चुके हैं 3 ही सालों के अंदर अंदर, और रेवेन्यू भी 332 से बढ़कर 543 हुआ है और इसमें कंसिस्टेंसी भी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कुछ समय के लिए अटका था, लेकिन अभी 72 करोड़ से लेके 108 करोड़ तक हो चुका है। और दोस्तों प्रॉफिट्स के मार्जिन मैंने कैलकुलेट कर लिए हैं। तो 2020 में थे 22%, उसके बाद 21%, उसके बाद अगेन 22%, और इस वाले क्वार्टर की बात करें तो 20% के मार्जिन्स रह चुके हैं, जो कि बाकी के टाइम पे देखने जाए तो सबसे लोएस्ट है। लेकिन मेन चीज़ है कि पीयर के साथ कंपैरिजन करना, तो वो अभी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ईएमएस का मार्जिन जो है वो है 20% और वाटेक वागबेग लिमिटेड जो कि इसका पेयर कंपैरिजन है उसका 10 से 11% के करीब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन्स है। और रिटर्न ऑन नेट वर्थ की बात करें तो ईएमएस का एक्सेप्शनल है, जो कि उसका 0.69% है और इसका ईएमएस में 22% का है। यानी कि आसान भाषा में नेटवर्थ जो है उसका 22% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल कर आता है, जो कि बढ़िया बात। टाइमलाइन देख लेते हैं दोस्तों। तो आज के दिन 8 सितंबर को इश्यू ओपन हो चुका है और 9 और 10 तारीख को
अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मतलब होगा तो मंडे से होगा, तो 11-12 तारीख यानी 12 तारीख को इश्यू क्लोज़ हो जाएगा और 15 तारीख को अलॉटमेंट मिला है कि नहीं वो डिसाइड हो जाएगा और 18 तारीख को रिफ़ंड मिल जाएगा और उसके बाद में 20 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा अगर आपको मिला है तो, और 21 तारीख को एक और नई कंपनी की लिस्टिंग हो जाएगी। तो दोस्तों रिटेल कोटा में 14,770 का कम से कम अमाउंट होगा और 2 लाख से नीचे, और उसके बाद में 2 से 10 लाख में SHNI और 10 लाख से ज़्यादा वाले बिग HNI कोटा में गिने जाएंगे। और रिजर्व्स और कैश कंपनी के पास जो होता है वो तो लगातार 200, 300 और अभी 443 करोड़ के आसपास है, लेकिन बोरोइंग्स जो कि बीच में घटती जा रही थी, 14 से 3 करोड़ आ चुकी थी, वो 12 गुना होकर 45 करोड़ की अभी के टाइम पे हो चुकी है, जो कि एक रेड फ्लैग है। क्योंकि एसेट्स दोस्तों आपके दुगना हो चुके हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़िया आ रहा है, रिजर्व्स भी बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए बोरोइंग्स भी साथ साथ घटा देते तो और भी अच्छी बात हो जाती। लेकिन छोटी कंपनीज़ होती है तो उनको एक्सपेंशन के लिए ऐसी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती ही है, तो कर्जा भी रहता ही है। और दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है, तो अभी के रिवेन्यू की 3 गुना के करीब ऑर्डर बुक ऑलरेडी मिल चुकी है और इस वजह से 30% के CAGR मीडियम टर्म में एक्सपेक्टेड है। और अभी के टाइम पे जो 500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं वो आगे आने वाले सालों में 1500 से लेकर 2000 करोड़ तक के मिल सकते हैं। और फाइनली दोस्तों आज के दिन के अंत का सब्सक्रिप्शन डेटा आपके सामने है। तो QIB जो है वो 0.09 टाइम सब्सक्राइब हो चुके हैं, जो कि आखिरी दिन में ही बढ़ेगा, आपने अगर देखा होगा तो। और HNI जो है वो 4 से 6 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुके हैं। रिटेल कोटा जो है वो 4.89 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है और ओवरऑल 3.8 टाइम्स एप्लीकेशन देखने को मिली है। तो आज के दिन के हिसाब से बात करें तो 4 में से 1 बंदे को अलॉटमेंट मिल जाएगा, लेकिन 30 से 40 गुना तो आखिरी दिन के अंत तक सब्सक्राइब होने के चांसेस है ही, क्योंकि 211 की ऑफ़र प्राइस के सामने 120 से लेकर 123 तक का प्रीमियम चल रहा है। तो उस हिसाब से देखने जाए तो 58.29% के गेंस आपको मिल सकते हैं। और अमाउंट में देखने जाए तो 14,770 करोड़ की एप्लीकेशन के सामने 8,570 रुपीज़ के लिस्टिंग गेंस अप्रॉक्स आपको मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो शॉर्ट अप्लाई है ही, जितने भी आपके पास अलग अलग डीमैट अकाउंट्स है। और लॉन्ग टर्म के लिए हम कंपनी के आगे आने वाले रिजल्ट्स और लिस्टिंग के दिन पे क्या चार्ट पैटर्न्स बनते हैं उससे एनालाइज कर देंगे। इससे पहले भी जियो फाइनेंस और डीमार्ट की रिलायंस रिटेल और वॉलमार्ट के साथ कंपैरिजन और काफ़ी सारे डिटेल्ड एनालिसिस पहले ही अपलोड हो चुके हैं, तो उनको प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा और ऊपर आई बटन पे भी मैं लिंक दे दूंगा। तो कोई भी टिप या रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और चार्ट पैटर्न्स एनालिसिस और ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग।